BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। हम डिस्ट्रक्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल का उपयोग करते हैं क्लास 4.cpp। एग्जांपल में सबसे पहले दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है। क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर की गई है जिसमें प्राइवेट अवेलेबल है रोल नंबर और नेम और मार्क्स। इसी तरह से पब्लिक जो हमने डिक्लेयर करवाए हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, और उसके साथ यहाँ पे यदि आप देखें तो टाइल्ड ऑपरेटर के साथ हमने बिल्कुल एक और क्लास के नेम जैसा फंक्शन क्रिएट किया है जो डिस्ट्रक्टर कहलाएगा। इसमें भी हमने ब्लॉक क्रिएट किया है जिसमें हमने एक मैसेज प्रिंट किया है, थैंक्स फॉर कमिंग आई एम डिस्ट्रक्टर। और सबसे लास्ट में एप्लीकेशन की ये डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। इसको हम प्रैक्टिकल रूप में भी देखेंगे। अब हमारे पास दो फंक्शन और अवेलेबल हैं। चेंज डेटा, यदि आप डेटा को चेंज करना चाहते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर के द्वारा सेव किया गया है, आप ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को कॉल करके चेंज कर सकते हैं। और फाइनली शो डेटा, जिसका कार्य ऑब्जेक्ट में स्टोर किए गए डेटा को शो करना है। वर्ड मेन में यदि आप ध्यान दें तो सबसे पहले स्टूडेंट S1, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। S1.शो डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा, getCH, और फाइनली हमने वर्ड मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। हमने कहीं भी डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है। इसका कारण यह है कि डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही ये प्रोग्राम आपका खत्म होता है या आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप होता है, आपके पास क्लास का डिस्ट्रक्टर स्वयं ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लास 4.cpp से हम प्रैक्टिकल रूप में इसको देखते हैं। यहां हमारे पास क्लास 4.cpp प्रोग्राम अवेलेबल है जिसमें सबसे पहले दो हेडर फाइल्स, उसके पश्चात क्लास स्टूडेंट जिसमें हमने इंटीजर रोल नंबर नेम और मार्क्स लिए हैं, कंस्ट्रक्टर जिसके द्वारा हमने ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर किया है। यहां देखें टाइल्ड ऑपरेटर के साथ हमने एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जो सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाता है, थैंक्स फॉर कमिंग आई एम डिस्ट्रक्टर। वर्ड चेंज डेटा के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है। यदि आप डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ इसे कॉल कर सकते हैं। फाइनली शो डेटा का जो कार्य रहता है वो स्टोर किए गए डेटा को शो करना है। यहां पे हमने अपनी क्लास की डेफिनेशन समाप्त की है। अब हम वर्ड मेन की जानकारी लेते हैं। वर्ड मेन में सबसे पहले यहाँ पे हमने स्टूडेंट का S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे S1.शो डेटा के द्वारा आप S1 में स्टोर किए गए डेटा को देख सकते हैं। फाइनली getCH, और यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे कहीं भी हमने डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है। अब हम कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए सबसे पहले एंटर योर रोल नंबर, हमने रोल नंबर एंटर कर दिया है। अब जो नाम है वो एंटर करना है, उसके पश्चात मार्क्स। ये सारा कार्य कंस्ट्रक्टर के द्वारा किया गया है क्योंकि वो स्वयं ही एग्जीक्यूट हो गया है। सबसे पहला कार्य कंस्ट्रक्टर द्वारा यहाँ पे डेटा को प्राप्त किया गया है। उसके पश्चात शो डेटा के द्वारा सारा डेटा हमें शो कर दिया गया है। हम एंटर कर देते हैं, प्रोग्राम पे वापस आ जाते हैं। यहाँ कहीं भी डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हमारा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यदि हम अपनी आउटपुट को दोबारा देखें ऑल्ट की के साथ F5 प्रेस करें तो आप देखेंगे कि सबसे लास्ट लाइन थैंक्स फॉर कमिंग आई एम डिस्ट्रक्टर जो पहले यहाँ पे नहीं अवेलेबल थी वो भी आ गई है। क्योंकि जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप हुआ, हमारे पास ये लाइन प्रिंट हो गई थी। परंतु क्योंकि हमारा प्रोग्राम उस वक्त रनिंग में था, हमारे पास ये डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप गया, ये डिस्ट्रक्टर का आउटपुट प्रिंट हो गया है। इस प्रकार डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं रहती। डिस्ट्रक्टर स्वयं ही सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है और वो कार्य जो हम सबसे लास्ट में करना चाहते हैं उसको डिस्ट्रक्टर के द्वारा करवा सकते हैं। इस प्रकार हम डिस्ट्रक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी हम किसी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स शामिल हो जाते हैं, जिनमें से इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी लेंगे इस सेक्शन में। एक क्लास जब किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज प्राप्त करती है, इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें जो क्लास प्रॉपर्टीज देती है उसे हम बेस क्लास कहते हैं, और जिस क्लास को प्रॉपर्टीज प्राप्त होती हैं उसे डिराइव्ड क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस एक स्पेशल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसके द्वारा हम एक क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्लास जो प्रॉपर्टीज प्रदान करती है उसे हम सुपर क्लास कहते हैं, और जो क्लास
प्रॉपर्टीज प्राप्त करती है उसे सब क्लास कहते हैं। हम यहाँ इसको एग्जांपल से समझते हैं। इनहेरिटेंस में यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्लास को लिया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो क्लास है हमारे पास, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस शो किए जाते हैं इस टीवी के द्वारा, साउंड आउटपुट दी जाती है। परंतु जब हम कलर टीवी की बात करते हैं तो इन सभी फीचर्स को जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में है उन सभी को कलर टीवी भी प्रयोग करता है, परंतु ये साथ में कुछ फीचर्स नए जोड़ देता है, जैसे कि वीडियोस में कलर प्रदान करना। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम कलर टीवी क्लास बनाना चाहते हैं तो सभी बेसिक फीचर्स वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से इनहेरिट कर लेगी और उसके पश्चात कलर टीवी अपनी क्लास में कुछ नए फीचर्स को भी ऐड कर पाएगी, जैसे कि वीडियोस में कलर दिखाना। तो इस प्रकार यहाँ पे एक क्लास जैसे कलर टीवी क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है, जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बेसिक फीचर्स को इनहेरिट कर रही है, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्लास जो हमारी जिसकी प्रॉपर्टीज प्राप्त की जा रही हैं उसको बेस क्लास या सुपर क्लास कहते हैं, और जो क्लास प्रॉपर्टीज प्राप्त करती है उसको हम डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं। C++ में इनहेरिटेंस के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हम इसको एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। जब एक क्लास के द्वारा प्रॉपर्टीज दी जाएं और दूसरी क्लास के द्वारा प्रॉपर्टीज प्राप्त की जाएं तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास अपनी प्रॉपर्टीज एक सब क्लास को प्रदान करती है। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल क्लास द्वारा ही प्रॉपर्टीज इनहेरिट की जाती है, इस कारण हम इसे सिंगल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। एक सब क्लास किसी दूसरी क्लास की सुपर क्लास भी हो सकती है। यहाँ इस एग्जांपल में पहले नंबर वाली क्लास सबसे सुपर क्लास है, इसकी प्रॉपर्टीज को एक सब क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, फिर इस सब क्लास की प्रॉपर्टीज को किसी तीसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इस केस में हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ गई है, जिसमें सबसे पहले एक क्लास की फीचर दूसरी क्लास, दूसरे क्लास की फीचर्स तीसरी क्लास और तीसरे क्लास की फीचर्स चौथी क्लास के द्वारा इनहेरिट की जाती हैं। तो इस प्रकार जो इनहेरिटेंस हमारे पास प्राप्त होती है उसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंतर्गत एक सब क्लास एक से अधिक सुपर क्लासेस से प्रॉपर्टीज प्राप्त करती है। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल में एक सब क्लास है और ये दो सुपर क्लासेस से अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंस कर रही है। इस प्रकार की इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में जब हमारे पास एक सुपर क्लास अवेलेबल होती है और उससे काफी सारी सब क्लासेस बनाई जाती हैं, तो इस प्रकार की इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में है हमारे पास 3 सब क्लासेस बनाई गए हैं जिनको एक ही क्लास से डिराइव्ड किया गया है जो कि सुपर क्लास है। तो इस प्रकार हमारे पास जब एक से अधिक सब क्लासेस रहती हैं किसी क्लास के लिए तो ये इनहेरिटेंस हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाती है।